Hello everyone and welcome to SILTAP teaching exam. This is lecture for CSIR NET 2024 upcoming exam. तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पर्टिकुलर टॉपिक जीओसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने वाले हैं. क्लियर? सो आज हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम हमारे सारे कंसेप्ट जो हैं जो कि जीओसी कंटेन करती है सब रिवाइज होने वाले हैं. ठीक है, तो आपको मेरे साथ यहाँ पे बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है. तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि जून 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, दैट इन द गैसेस फेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द गिवन कार्बोकेटायन. ओके, एज यू कैन सी द क्वेश्चन इन हियर कि जो हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी. ओके, अभी हाइड्राइड एफिनिटी क्या होता है? हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस. हाइड्राइड मीन्स H माइनस. तो among given carbocation, which carbocation wants to react with H minus? ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि H माइनस से कौन रिएक्ट करेगा, मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है. एंड वी नो कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वो कंसेप्ट आपको कौन सा अप्लाई करना है यहाँ पे? तो हम यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाएंगे, सबसे पहले हमने देखा कार्बोकेटायन आर गिवन एंड हाइड्राइड एफिनिटी पूछा है, मतलब H माइनस से कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा जो कि मोर रिएक्टिव होगा. Which is more reactive? Which one is more reactive? That means stable, unstable carbocation is more reactive. Okay, that means can we say that stability of carbocation that's inversely proportional to proton hydride affinity. कौन सी affinity है यहाँ पे? Hydride affinity. तो H माइनस एफिनिटी. ओके, एफिनिटी. तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है. क्या फॉर्मूला है? दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्राइड एफिनिटी. मीन्स यहाँ पे जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्टिव नहीं होगा टुवर्ड्स एफिनिटी, टुवर्ड्स प्रोटोन एफिनिटी, टुवर्ड्स H माइनस रिएक्टिविटी. तो यहाँ पे सबसे स्टेबल हमें क्या देखना है? कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर. उसका रिवर्स क्या होगा? प्रोटोन एफिनिटी का ऑर्डर. तो यहाँ पे कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? देखो, ये एक sp3 कार्बन है. यहाँ पे जो कार्बन है इस पे 3CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स प्लस I लगा हुआ है. और ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है. ठीक है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस I इफेक्ट लग रहा है. ये कार्बोकेटायन कैसा है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे एरोमेटिक है. ये कार्बोकेटायन एरोमेटिक कार्बोकेटायन है. क्लियर? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा है हमारे पास? सबसे ज्यादा स्टेबल है A, उसके बाद कौन स्टेबल है? B, और B के बाद C. A, B, C is the stability order. That means A is most stable. That means A is less reactive for proton affinity. तो जो proton affinity का order है हमारे पास वो आएगा C, B, A. Clear? C, B, A. Clear? Okay, the answer is 3. Answer is 3. Okay, let's move to the further question. Next question is according to Huckel's rule. This question has come in June 2023. जून 2023 में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हकल्स रूल के बारे में उससे पूछा है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हकल्स रूल. सो हकल्स रूल क्या होता है? हकल्स रूल जो है वो है 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, any cyclic planar any cyclic and planar compound which follow 4n plus 2 pi electron rule, they are aromatic in the nature. Okay, so ये
इतने इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो एरोमेटिक होगा नेचर में। ये हकल्स रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अब हमें देखना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, ओके। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दी है m and n। लेट्स फाइंड आउट। हियर M is a compound containing 6-membered ring and 5-membered ring. 6 and 6-membered. Two 6-membered rings are fused together. Two 6-membered ring are fused together. Okay? So देखो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जो बोरॉन है। अब आपको ये पता होना चाहिए बस। एक्चुअली in this question two concepts are being asked. First for aromaticity and second they are asking that you know that boron has a empty p orbital. It is electrophilic in nature, so it can accept electron. Okay, it is a sextate. इसके पास पूरा octet complete नहीं है, तो that means यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज हो जाएंगी और ये लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 4n+2 पाई रूल फॉलो हो रहा है। बिकॉज इफ इन दिस रूल आई प्लेस n इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 4 into 1 equals +2 equals to 6 pi electron. So any compound which follow 4n+2 pi electron rule, that means that is aromatic in the nature. How we will find out that how many pi electrons are in there? So we will put the value of n, that is n equals to 0, n equals to 1, 0 to 9. हमें n की वो वैल्यू रखनी है जिसे रखने से इसमें प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। अगर आ जाते हैं तो 4n+ रूल फॉलो हो रहा है, अगर नहीं आते दैट मीन्स नहीं हो रहा। क्लियर? तो ये हो गया एरोमेटिक। यहाँ देखते हैं ये वाला मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है। एंड बोरॉन भी यहाँ पे है, तो बोरॉन का हमको पता है कि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है, दैट मीन्स यहाँ पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है। दैट 6 पाई इलेक्ट्रॉन विद डिलोकलाइजेशन, दैट मीन्स ये भी क्या है? एरोमेटिक। So answer is the both M and N are aromatic. Okay, the both M and N are aromatic. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर 2 और बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर हो गया 2। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन हमें लिखी हुई है, इसमें हमसे पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। तो देखो, ये एक एल्केन वाला हमें फॉर्मूला लिख के दिया है, ब्रोमीन दिया है H। जब भी आपको किसी रिएक्शन में ये कंडीशन दिखती है HNu, फोटोकेमिकल कंडीशन और हीटिंग और हाई टेम्परेचर, व्हेनेवर इन एनी रिएक्शन यू सी दीज कंडीशन, तो ये कंडीशन किसके लिए होती है? ये कंडीशन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, हमारा क्या लॉजिक लगेगा, क्या कंसेप्ट लगेगा कि यहाँ पे हीटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है और ब्रोमीन दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एट sp3 कार्बन। क्लियर? तो यहाँ पे जो हो रहा है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, कैसे होगा? देखो, यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल बनेगा Br रेडिकल। क्लियर? जो ये ब्रोमीन रेडिकल है, दिस विल रिएक्ट एट अ रेडिकल ऑल्सो, बट द ट्रिक, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, हमेशा याद रखना दैट ब्रोमीन रेडिकल रिएक्ट एट द मोस्ट स्टेबल रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेडिकल बना लेते हैं। देखो कहाँ कहाँ बन सकते हैं, इधर बन सकता है, कार्बन है ना, तो यहाँ बन सकता है रेडिकल, यहाँ बन सकता है, यहाँ 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 और यहाँ। अब रेडिकल क्या है? रेडिकल कुछ नहीं होता, जब भी आप कोई बॉन्ड तोड़ते हो और होमोलाइटिक फिशन कराते हो, तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट बाय बोथ एटम्स इक्वली, तो उसे क्या बोलेंगे? रेडिकल बना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा, देखो जो यहाँ पे मानो हाइड्रोजन है, तो ये वाला इसने ले लिया, ये वाला इसने ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक फ्री रेडिकल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया कार्बन पे। इस स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जब यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना, अब हमें देखना है विच वन इज मोस्ट स्टेबल।
तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वहां पे ब्रोमीन का हमको एडिशन कराना है, ठीक है। ब्रोमीन इटसेल्फ इज अ रेडिकल। तो Br रेडिकल यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ दिख रहा है, देखो ये वाला, बिकॉज दिस इज अ 3 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री रेडिकल। तो 3 डिग्री जो 3 डिग्री रेडिकल बना है, इसका मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है, CH3 and CH3 and CH2. So there it is highly stable because of presence of 3,3 plus I group. Because of presence of 3,3 plus I group and plus H also. तो this radical is highly stable. That means जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेकेंड। Okay, so our answer is second. Okay, second is our answer. Let's move to the next question. Based on the given data on the first order, the rate constant of the for the following reactions, the correct statement is. आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है, देखो हम देखते हैं हमें क्या रिएक्शन दी हुई है। सबसे पहले बेसिकली तो हमें यहाँ पे एक हैलाइड दिख रहा है, एल्कीन दिख रही है, तो एल्काइल हैलाइड हम इसे बोल सकते हैं विद अनसैचुरेशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, CF3COH इज गिवन और एडक्ट मिला हुआ है। देख के पहचानना सीखो, एडक्ट का मतलब है एडिशन वाला प्रोडक्ट मिला हुआ है। तो एडिशन वाला प्रोडक्ट देख के समझ में आया कि एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है एल्कीन रिंग के ऊपर, और एक्स कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें दिया हुआ है एक टेबल, इस टेबल पे लिखा है, ये एक है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये बताता है कौन से रिएक्शन कितनी फास्ट हुई है और कितनी फेवरेबल है। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ती है तो दैट मीन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, रिएक्शन बहुत जल्दी बहुत फास्टली हो रही है, ठीक है। तो हमें जो डेटा दिए हैं वो है कि हाइड्रोजन, जब यहाँ पे हाइड्रोजन था तो रेट कांस्टेंट इतना था, जब फ्लोरीन यहाँ पे है तो रेट कांस्टेंट इतना है, और जब क्लोरीन यहाँ पे लग गया तो रेट कांस्टेंट इतना है, ठीक है। अब इसने हमसे बोला लेट्स रीड कि फ्लोरीन क्लोरीन स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना या नहीं, चलो इसको हम रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ करें, देखो ये हमें दी हुई है X, ठीक है, और यहाँ है CF3COH। तो CF3COH किस में टूटेगा, इसमें टूटेगा, H प्लस और CH3CO माइनस। H प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ये वाले जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होंगे। जब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट विल शिफ्ट टुवर्ड दिस एटम, बिकॉज यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसे बोलते हैं कार्बोकेटायन। समझ में आया? तो जो यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी, अगर हाइड्रोजन लगाएं, फ्लोरीन लगाए और क्लोरीन लगाएं। तो यूजुअली अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हमारे माइंड में आएगा ओ फ्लोरीन तो बहुत और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन होगा गलत। अब हमें ये देखना है कि ये एक हेट्रो का एटम के पास वाला कार्बोकेटायन है, ठीक है, हेट्रो एटम के पास वाला कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन के पास अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन होगा तो क्या कोई स्टेबिलिटी आएगी? नो। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में से कोई भी होगा तो लॉन पेयर अवेलेबल है ना हेलोजन के पास, तो वो लॉन पेयर यहाँ दे सकते हैं और स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं ये वाला हेट्रो एटम वाला कार्बोकेटायन। तो इसका मतलब ये डेटा दे बोल रहा है कि फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है इस कार्बोकेटायन को। तो हमारा आंसर हो गया ये, बेटर देन हाइड्रोजन, फोर्थ। हमारा आंसर हो गया फोर्थ। समझ में आया कैसे? ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर है 4, बिकॉज जब फ्लोरीन यहाँ पे आएगा तो वो अपने लॉन पेयर डोनेट कर पाएगा कार्बोकेटाइन पे, इंटरमीडिएट पे, विच विल स्टेबलाइज आवर इंटरमीडिएट। क्लियर? अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से भी आपको सोच रहे होंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन क्यों दे रहा है? बिकॉज ऑफ साइज। फ्लोरीन का साइज छोटा है
तो छोटी साइज की वजह से फ्लोरीन में थोड़ा सा टेंशन रहता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन रहता है। तो ये क्या करता है, टू गेन स्टेबिलिटी अपने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लॉन पेयर जो प्रेजेंट है, लॉन पेयर फटाफट कार्बोकेटाइन को दे देता है और थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन करता है और हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है। ठीक है, क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन इज, एक रिएक्शन हमें दी हुई है और हमसे पूछा है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो चलो रिएक्शन लिख करते हैं हम। Me2 कॉपर Li, एरो के ऊपर लिखा है, ये है एक रिएजेंट और ये है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें बताना है। देखो चलो रिएक्शन लिख रही हूँ मैं। डबल बॉन्ड, वेज, डैश पे OC जुड़ा है और Me2 कॉपर Li, ये है क्या, ये है R2 कॉपर Li। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है जिसे जिल्मान रिएजेंट भी बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट भी बोलते हैं। ये जो रिएजेंट है इसका काम है एल्काइल ग्रुप को सप्लाई करना। ठीक है, एनाइनिक एल्काइल ग्रुप को सप्लाई करना, मतलब ये क्या देता है, बेसिकली ये R- सप्लाई करता है। ठीक है, इसका काम है R- सप्लाई करना, न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करना। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है और इसमें से क्या बाहर निकल रहा है, CH3-। ठीक है, अब हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें आपको दिख रहा है कुछ कि ये जो OAC है, ये जो OAC है ये एक लीविंग ग्रुप वाली एबिलिटी में आ रहा है। तो जैसे ही बाहर न्यूक्लियोफाइल दिखता है, बाहर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट होके खुद ऐड हो जाता है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो, आपको अगर एग्जाम में नहीं पता कुछ भी तो आप कैसे सॉल्व करोगे। आपने देखा यहाँ पे OAC और आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो देखो क्या नहीं हो सकता, OH तो हो नहीं सकता क्योंकि OH कहीं भी नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। OH कैसे आएगा, OH तो है ही नहीं। ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। अब इसने क्या किया, 2 डबल बॉन्ड लगा दिए। एलिमिनेशन तो कहीं से ही नहीं हो रहा, एलिमिनेशन के लिए तो रिएजेंट अलग होते हैं, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब बचा 1 and 3। बिटवीन 1 and 3 विच वन इज आर आंसर। तो देखो कैसे देखना है, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। देखो ये जो 2 ग्रुप अटैच्ड हैं इस साइक्लिक रिंग में, ये ऑपोजिट अटैच हैं, एक ऊपर तो एक नीचे। ठीक है, ऑपोजिट अटैच हैं और जब हमें ये अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, वेज डाइहाइड्रोजन। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल हमारा आएगा तो ये बाहर निकला तो ये कहाँ करेगा, ऊपर से अटैक करेगा। नीचे OAC है, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आया और आगे जुड़ गया। न्यूक्लियोफाइल जहां जुड़ता है वहीं का होके रह जाता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दैट विच पोजीशन इट अटैच एट द सेम पोजीशन, उसी पोजीशन पे लगा रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक किया तो बैक साइड ही अटैच हो गया, तो हमें जो मिल रहा है प्रोडक्ट वो है ये भी बैच पे है और ये भी बैच पे है, Me and Me। तो देखो कहाँ है ये वाला प्रोडक्शन, ये। तो आंसर आ गया हमारा 3। ठीक है, 3 इज आवर आंसर। क्लियर कंसेप्ट क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा है, वो नीचे है, ऊपर से आ रहा है, तो पोजीशन और जो ये इसकी अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन है चेंज हो जाएगी। वेज से अटैक किया है तो वेज पे ही आके जुड़ जाएगा और हमारे प्रोडक्ट में आंसर होगा ये। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जून 2023 में आया था, ये आया है जून 2018 में। तो क्वेश्चन सेज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज। आपको यहाँ पे A और B 2 स्पीशीज दिख रही हैं और इनका करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। द एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, यही बात यहाँ पे चल रही है। चलो हम इनको सॉल्व करते हैं, क्या है ये। देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज sp2 दैट मीन्स कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो डीलोकलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 एंड लॉन पेयर भी है, दैट मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन।
8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक। क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक। और ये एक साइक्लोहेप्टाट्राईन है। साइक्लोहेप्टाट्राईन हैज अ टेंडेंसी टू बी नॉन प्लेनर, तो इस वजह से ये क्या हो जाती है? यहाँ पे नॉन एरोमेटिक वाली कंडीशन में आती है। तो अकॉर्डिंग टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एक साइक्लोहेप्टाट्राईन है, नॉन प्लेनर है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक वाली कंडीशन में आ जाती है। तो देखो ए एरोमेटिक और बी नॉन एरोमेटिक, बोथ आर एरोमेटिक, गलत हो गया, दोनों एरोमेटिक है ही नहीं। ए इज एरोमेटिक, ये सही है, ए इज एरोमेटिक, ये भी कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में आगे चलते हैं। बी इज एंटी एरोमेटिक, बी इज होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक तो है नहीं, तो मोर करेक्ट क्या हो गया? ये वाला एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जब नॉन एरोमेटिक दिया ही नहीं है उसने, तो हम क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका सुपर इजी, राइट। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the major product formed in the following reactions came in 2022 जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, इनमें बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो ये हमें एल्कीन दिख रही है विद एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये एक न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। तो क्या हो लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? आंसर देख के ऑप्शंस देखो, सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है, तो ये है केस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। किसका केस है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो फर्स्ट थिंग जो हमें पहचाननी है क्वेश्चन में, दैट इज ये कौन सा केस है, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सी रिएक्शन है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये इस ब्रोमीन को बाहर निकालेगा, और इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? इस पे अटैक करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे होंगी देखें। PH S डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ये हमारा रिएजेंट है। ठीक है, जब ये रिएजेंट दिखता है यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रोमीन, और ब्रोमीन क्या है? मेथनॉल है, मेथनॉल अल्कोहल, ये ब्रोमीन को लेके जाएगा अपने पास बेस। तो ये जब निकलेगी बाहर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा? ये सल्फर जिसके पास लॉन पेयर है ये जाके इस पे अटैक करेगा ऐसे। ठीक है, तो जब ये इस पे ऐसे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो ध्यान से, S डबल बॉन्ड O माइनस Na+, पे प्लस आ गया। ठीक है, यही है SO2PH, इस पे PH भी है। ये Na बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे, तो हमें जो मिल गया वो मिल गया SO2PH। ठीक है, आंसर है 1। ठीक है, समझ में आया आपको रिएक्शन हमने कैसे की? कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है और हमें बस जगह पता होना चाहिए। जैसे ही ब्रोमीन निकलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा और हमारे न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आयुपैक का क्वेश्चन पूछते बताओ नेट में, तो इससे इजी क्या होगा? ये तो कंप्लीट नंबर है हमारे, इसको तो लेके जाएंगे। देखो ये एक स्ट्रक्चर हमें दी हुई है और इसका नाम पूछा है, तो देखें ये क्या है यहाँ पे। चलो सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग दे दें। जब भी हमारा जो प्रोसीजर होता है नंबरिंग का वो क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेरेंट चेन देखते हैं कि पेरेंट चेन कौन सी है। तो यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो कौन सी है? देखो ये वाली, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिल कीटोन ग्रुप जो यहाँ पे दिख रहा है आपको हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, ओके, एल्कीन को भी लेके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, 3 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है इसको बोलते हैं क्लोरोमिथाइल। क्या बोलते हैं? क्लोरोमिथाइल। CH2Cl जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं क्लोरोमिथाइल। तो देखो अब हाँ, यहाँ पे जो हमें देखना है वो देखना है कि जो डबल बॉन्ड है इसकी जो E है या ट्रांस है, जो ग्रुप है वो E है या ट्रांस है। तो एक हाइड्रोजन जुड़ा है,
एक CH3 जुड़ा है, इसकी प्रायोरिटी CH3 की ज्यादा होगी, और यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो ध्यान से, कैसे चेक करोगे, इस कार्बन पे जुड़ी है 2 ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन और कार्बन, तो इसको मैं लिखूं C के पास में, इस कार्बन के पास है ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है। इस वाले कार्बन पे क्या है, इस कार्बन के पास है क्लोरीन और हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। नाउ अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल, क्लोरीन has more atomic number, chlorine has high atomic number is respect to oxygen and carbon, तो that's why उसकी प्रायोरिटी किसको जाएगी, इसको, ठीक है, इसको जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, 2 प्रायोरिटी। whenever the higher priority group lie on the same side, उसे हम क्या बोलते हैं, Z एल्कीन, और अगर अपोजिट साइड हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, E एल्कीन। तो यहाँ पे एक तो चीज कंफर्म हो गई कि E तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है, Z वाला आंसर। Z के बाद चलो 3 क्लोरोमिथाइल, करेक्ट, 3 क्लोरोमिथाइल। नेक्स्ट पेंट 5 कार्बन की चेन है, पेंट हो गया। 2 इन और 3 इन, देखो 1 2 3 इन आएगा ना, 2 इन नहीं आएगा, दैट मीन्स आंसर है 4। आंसर क्या है, 4, आंसर इज 4। इस तरीके से आपको आयुपैक वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर, ठीक है, अब ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कोई रिएक्शन हो रही है, अब यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बना है ये हमें चेक करना है और ऑप्शंस में देख के बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको बेस दिखा, OH माइनस क्या है, बेस की एबिलिटी क्या होती है, बेस का एबिलिटी होती है कि बेस जो है वो H प्लस को लेना चाहता है। बेस की क्या टेंडेंसी होती है, एक्सेप्ट H प्लस आयन, तो बेस एक्सेप्ट H प्लस आयन वो की जो कि एसिडिक है। तो यहाँ पे कोई एसिडिक H दिख रही है आपको, आप बोलोगे यस मैम यहाँ पे है। तो OH माइनस जब यहाँ से H प्लस लेके जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा दिस, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2 माइनस Cl, ये बन गया। आपको दिख रहा है कहीं ऑप्शन में ये स्पीशीज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट आपको दिख रहा है, आप बोलोगे यस मैम ये रहा A, तो A तो मिल गया हमको। आगे चलो, जब ये बना तो इसने क्या किया, इसी मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये मॉलिक्यूल बनाया है, तो इसको हम आगे ऐसे देखते हैं। देखो मैं बनाऊं इसे, हमारे पास ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया A। अब हमारे पास सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, दूसरा सेम मॉलिक्यूल, वो तो होगा ना NO2, और यहाँ पे है Cl, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर ये Cl एक लीविंग ग्रुप है, तो एल्काइल हैलाइड ये यहाँ से निकलेगा और इसका इसके ऊपर अटैक होगा, तो हमें मिलेगी ये वाली स्ट्रक्चर NO2, ये यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है और ये इस पे जाके इस कार्बन पे जुड़ गया। देखो ये जुड़ा यहाँ पे और इससे जुड़ी है हमारी, ठीक है, इससे जुड़ गया NO2, तो ये बन गया। अब क्या है, वहां पे बेस भी प्रेजेंट है और फिर से ये एसिडिक H है, तो ये बेस क्या करेगा, इस H को अपने पास लेके जाएगा, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ और ये बाहर, और यहाँ पे मिल जाएगा डबल बॉन्ड। क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, और हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो मिलेगी डबल बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। तो समझ में आया आपको कैसे हुआ। तो इसमें आपको एक तो ये स्पीशीज मिली, एक और दिख रही थी ना आपको ये वाली NO2 Cl
NO2, ठीक है। तो ये वाली स्पीशीज कौन सी है, देखो दो हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट मिले हैं, तो एक तो हो गया A और एक हो गया B, तो आंसर है A एंड B, आंसर है 2। क्या है आंसर? 2। A एंड B आंसर है 2, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायन, एनायन जो है यहाँ पे इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमें एनायन दिखे हुए हैं, तो देख के हमें लग रहा है एसिडिटी ऑर्डर हम फटाफट बताते हैं। तो हमें पता है कि अगर मुझे एसिडिटी का ऑर्डर पता चल गया, एंड एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, तो जो भी एसिडिटी का ऑर्डर है उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसिडिटी का ऑर्डर पता करते हैं। देखो इन दोनों में देखो कौन ज्यादा एसिडिक है, CH2 माइनस NO2, CH2 माइनस Ne, इसका प्लस माइनस आई ज्यादा है इससे, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। तो दैट मीन्स A इज मोर एसिडिक देन B। इनमें देखो, अब इन चारों में देखें तो ये दोनों इन दोनों से ज्यादा एसिडिक है, पता चल रहा है इतना हमें। ये जो एनायन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3,3NO2 ग्रुप हियर, इट्स बिकम मोर स्टेबल। ये पिक्रिक एसिड है, पता है ना आपको, OH फिनॉल था यहाँ पे, तो ये फिनॉल का क्या है? फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड वाला आयन है। तो ये क्या है? पिक्रिक एसिड का एनायन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3,3NO2 ग्रुप। एंड ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इस पे सिर्फ एक ही NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होता है? C की एसिडिटी D से ज्यादा होती है। तो अगर मैं एसिडिटी का ऑर्डर लिखती हूँ तो क्या मिलता है? C ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन A, और सबसे लीस्ट एसिडिक है B। हमसे पूछा है बेसिसिटी का ऑर्डर, तो इसका उल्टा कर दो। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक है B, A, D और C, ठीक है। ये हो गया बेसिसिटी, और आंसर है BAGC, आंसर है 4, आंसर है 4, ओके। आंसर क्या है? 4। समझ में आया कैसे? जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या वहां पे हो रहा है। नेगेटिव आयन, एनायन दिखे हुए हैं, एनायन है तो एसिडिटी की बात करेंगे। एनायन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कनेक्टेड टू ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो उनकी एसिडिटी बढ़ती है। जब हमारे एनायन स्टेबल होंगे तो ज़्यादा एसिडिक होंगे। पता है ना हमें कि एसिड कौन होता है? आफ्टर रिमूविंग H+ आयन, व्हेन द कंजुगेट बेस इज स्टेबल, ओके, द एनायन स्पीशीज इज स्टेबल, दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहले देखा एसिडिटी क्या है, उसका अपोजिट क्या होगा? बेसिसिटी ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे हमने ये निकाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी दिसंबर 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कन्फर्मेशन B इज मोर स्टेबल देन A व्हेन R इज। क्या बोल रहा है समझो। ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे दो कन्फर्मेशन दिख रहे हैं। ये एक साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। जो साइक्लोहेक्सेन होती है, ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन ये नॉन प्लेनर होती है, और ये किस में एग्जिस्ट करती है? चेयर फॉर्म में। किस में एग्जिस्ट करती है? चेयर फॉर्म में। दीज टू फॉर्म्स आर गिवन हियर, दीज आर चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब ये बोल रहा है कि बी वाली ज्यादा स्टेबल होगी अगर आर इनमें से कौन सा ग्रुप हो। इन चारों में से जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा ग्रुप यहां लगाऊं कि ये बी ज्यादा स्टेबल हो जाए। पहले तो हमने क्वेश्चन को समझा है, ओके। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ जो आर ग्रुप दिए हैं, ये कौन सा ग्रुप इनमें से यहां लगाओगे कि बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। चलो हम लगा के देखते हैं। आपको दिख रहा है कि ये वाले आर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। ये क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये वाले आर एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है, एक्सियल पोजीशन। और ये होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। ये क्या होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये होती है एक्सियल पोजीशन। देखो 1 एक्सियल, सॉरी ये गड़बड़ हो गई,
तो जो एक्सियल पोजीशन पे है कौन प्रेजेंट है? एक्सियल पोजीशन पे कौन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? देखें, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था कि मैम ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल दिखा रहा है, तो देखो कब होगा। यहाँ पे जो आपको एक्सियल पोजीशन दिख रही है, वन, कलर चेंज हो गया है, वेट अ मिनट, यहाँ जो एक्सियल पोजीशन है, दिस हाइड्रोजन इज हियर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे नीचे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये 1 2 3 ये क्या है? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है वो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है इनमें, दिख रहा है आपको? एक्सियल एक्सियल इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम, hence decrease the stability of the system। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो R प्रेजेंट है उनमें जो इंट्रैक्शन है, देखो 1 2 और यहाँ पे हो गया ये प्रेजेंट, और ये नीचे वाले क्या है? एक्सियल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये नीचे वाले प्रेजेंट है और ये क्या है? ऊपर वाले प्रेजेंट है, इनके बीच में भी डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? 1,3, जो भी 1,3 पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं उनके आपस में एक्सियल एक्सियल इंट्रैक्शन होता है, मतलब रिपल्शन होता है। ड्यू टू दिस रिपल्शन हमारा जो कन्फॉर्मर है साइक्लोहेक्सीन उसकी स्टेबिलिटी डाउन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा दूं आर की जगह, इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो, तो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 1,3 एक्सियल पोजीशन हाइड्रोजन। नीचे भी करेगा, नीचे और ऊपर दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये रीजन है कि अगर हम फ्लोरीन को दोनों आर की जगह प्लेस करेंगे तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट 1,3 पोजीशन दिस conformer become more stable than A. B is become more stable than A. समझ में आया? समझ में आया? गुड। चलो 2018 में क्वेश्चन आया हमारा ये वाला कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस क्या है? तो सबसे पहले तो रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस क्या है? जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट में डालते हो और उसके बॉन्ड टूट जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वोलाइसिस, ठीक है। तो रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस पूछ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे आपको रिएक्टिव दिख रहा है जो कि टूट जाएगा? दिख रहा होगा ब्रोमीन एंड कार्बन। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड टूटने वाला है। आफ्टर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड द फॉर्मिंग इंटरमीडिएट और स्पीशीज, जब वो स्टेबल होगी वो बॉन्ड इजीली टूटेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये जब टूटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा कार्बोकेटाइन। अब जब जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनने वाला है वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, उसका सॉल्वोलाइसिस जल्दी होगा। तो कैन आई से दैट रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसको हमें बॉक्स में बंद करना है, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे क्या देखना है? बेसिकली आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करो। जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है वो सबसे जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा, उसका सॉल्वोलाइसिस सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? चलो चेक करते हैं, ये कार्बोकेटाइन, ये और ये। एक और चीज, कार्बोकेटाइन में हम जानते हैं जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती है नॉन प्लेनैरिटी बढ़ती है। नॉन प्लेनैरिटी बढ़ती है तो दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होती है, परसेंटेज कैरेक्टर डाउन होते हैं। दैट मीन्स कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस,
ठीक है। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल टू होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है लार्ज रिंग, मान लो यहाँ पे, ठीक है। जो रिंग की साइज ज्यादा होगी उसके स्टेबल होगी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो देखो आंसर होगा हमारा सी, सबसे बड़ी रिंग, ए और फिर बी। तो सी ए बी, कहीं दिख रहा है आपको सी ए बी? यस मैम, आंसर इज 4। आंसर आ गया 4। ठीक है, समझ में आया आंसर 4 कैसे आया? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द रिंग। जिसकी साइज बड़ी होती जाएगी वो नॉन प्लेनर होगा, उसमें बॉन्ड परसेंट एस कैरेक्टर कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, दैट मीन्स कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो स्टेबल होगा उसको सॉल्वलाइज से ज्यादा है, जल्दी उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी सी द लॉजिक एंड कंसेप्ट इन द क्वेश्चन, और ऐसे हम सॉल्वलाइसिस वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आया है दिसंबर 2018 में, और ये बोल रहा है कि जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिख रहा है और यहाँ पे स्पीशीज ए इन्होंने दी है, तो वो इनमें से कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, बस ये पता है। यहाँ जो स्पीशीज लिखी हुई हैं इनमें से ये ए कौन सी है, ये बताना है आपको। बता सकते हो आप? तो आप ये तब बता सकते हो जब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना आता है, ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना तब आएगा जब आपको रिएक्शन आती है, ठीक है। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSE का एग्जाम्पल है, ठीक है। जब ये ARSE यहाँ पे दी हुई है तो हमें यहाँ पे एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन लिखते हैं, उसमें से जो हमारा A बनेगा वो पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा है। देखो जब हम ये बेंजीन लेते हैं, यहां लिख दूं मैं रिएक्शन, ठीक है, मैं रिएक्शन लिख रही हूं, ये बेंजीन मैंने ली है और यहां मैं रिएक्शन करवा रही हूँ CH3COCl, CH3COCl और AlCl3 से। अब AlCl3 इज अ लुईस एसिड एंड ये काम आता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो यहाँ हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन का होगा। AlCl3 Cl को एक्सट्रैक्ट करके ले जाएगा और यहाँ बनेगा एसाइलियम आयन CH3CO+। अब ये एसाइलियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन में। बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है, तो क्या मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CO अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये बन गई ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। क्या बन गई? ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। अभी यहाँ पे प्लस नहीं है क्योंकि अप्रोच कर रहा है, अभी अच्छे से बॉन्ड बना नहीं है, बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनने के बाद क्या बनता है, ये क्या बनता है, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स COCH3, ठीक है। ये है हमारा A। तो ट्रांजिशन देखो, ये हमारा रिएक्टेंट था, यहाँ पहुंचे, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनी, उसके बाद क्या बना हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि है A। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। आंसर क्या हो गया, 2। क्लियर? कैसे हुआ 2? मैकेनिज्म हमने लिखी और उसमें देखा कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट है और ये इंटरमीडिएट एरिनियम आयन भी इसे बोलते हैं, रिएक्शंस के बीच में बनता है और स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। तो इसलिए ये क्या है, ये यहाँ पे A दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक? अगेन एरोमेटिक का क्वेश्चन आ गया आपके पास और आपको मैंने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं विच फॉलो द हकल्स रूल। हकल्स रूल स्टेट्स दैट एनी साइक्लिक planar or almost planar molecule which follow 4n+2 pi rule they are aromatic in the nature। अगर 4n+2 pi rule है, ठीक है, that means n की वैल्यू मुझे रखनी होगी 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 इंटीजर वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू
रख के देखती हूँ कि क्या ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है ए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है। अगर n की वैल्यू 1 रखूंगी तो 4n + 2 = आ जाएगा 6। दैट मीन्स ये एरोमेटिक है, ठीक है, बन गया एरोमेटिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी डीलोकेलाइजेशन में है। कैसे है देखो, अगर ये यहाँ आए, ये यहाँ आए, ये यहाँ आएगा और ये लॉन पेयर इधर आ जाएंगे, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनेगी देखो ऐसे बनेगी, सल्फर डबल बॉन्ड नेगेटिव और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड पॉजिटिव। तो ये बन गया ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो इसलिए ये क्या है, एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। क्या ये एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक नहीं है, ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 × 2 दैट मीन्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। वैसे भी 4n + 2 पाई रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो आंसर है ओनली ए एंड बी 4, आंसर है 4। क्या है आंसर? 4 कि जो ए और बी है ये दोनों ही एरोमेटिक है और सी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये सितंबर 22 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया दिसंबर 2020 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं नेट में, पता है आपको। तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं और ये सब डिपेंड करते हैं कंसेप्ट पे। द कार्बोकेटाइन रिटर्न हियर इट्स a sp2 कार्बोकेटाइन, this कार्बोकेटाइन रिटर्न हियर इट्स a sp3 कार्बोकेटाइन, sp3, and there is presence of a +I group also। इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑल्सो। ये जो कार्बोकेटाइन है इसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंस है? रेजोनेंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीलोकेलाइजेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, दिस कार्बोकेटाइन बिकम्स मोस्ट स्टेबल अमंग देम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है सी के बाद ये वाला, और जो sp2 कार्बोकेटाइन है वो तो वैसे ही सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे पता है ना कि जब हम sp3 से sp2 से sp में जाते हैं, %s कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। दैट्स वाई कि जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की डिक्रीज होती है, क्लियर। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है और आंसर यहाँ पे हमारा होगा CBA। द आंसर इज 4, आंसर इज 4, ओके, CBA, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में आया हुआ नेट का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द pKa ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपसे pKa का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। pKa मतलब एसिडिटी की बात कर रहा है आपसे, एसिडिटी। तो हम जानते हैं कि एसिडिटी का मतलब है H+ आयन देना, राइट। एसिडिटी बढ़ती है जब H+ आयन कंसेंट्रेशन बढ़ती है। एसिडिटी प्रोपोर्शनल होती है Ka के, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। जितना H+ आयन वो दे पा रहा है मॉलिक्यूल, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हम मेजर करते हैं एसिडिटी को Ka के रिस्पेक्ट में, Ka बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ेगी। तो फॉर्मूला है एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। जानते हैं pKa द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द Ka, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करेक्ट ऑर्डर पूछा है pKa, इसका मतलब हाईएस्ट pKa मतलब लोएस्ट एसिडिक, ठीक है। जो ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, इसमें जो हाईएस्ट pKa होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर निकाल लोगे, उसका रिवर्स कर दोगे, pKa का ऑर्डर मिल जाएगा, मिलेगा, यस। तो ये आपने लिख लिया, इरेज कर दूं मैं, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले एसिडिटी ऑर्डर निकालते हैं।
एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिडिटी का मतलब है H+ निकालना, तो सब में से H+ निकाल दो, निकालो क्या बनेगा? माइनस H+ निकाला है ना हमने, तो H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा? एनायन। तो यहाँ एनायन बन गया, यहाँ एनायन बन गया, यहाँ अब H+ कहाँ से निकालोगे? sp3 कार्बन एटम से निकालोगे। sp3 कार्बन एटम ही तो H+ निकाल देगा, तो यहाँ बनेगा माइनस माइनस माइनस, तो 3 anions are here. Now, after removing H+ ion, the forming anion when it's stable, that is the strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? जो H+ निकालने के बाद में जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो स्टेबल होगा, ठीक है। टू नो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, वी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मिंग कॉन्जुगेट बेस। जो कॉन्जुगेट बेस जनरेट हो रहा है, बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, तो ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉरेन रूल को फॉलो कर रहा है, बन गया एंटी एरोमेटिक। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये है एरोमेटिक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक कंसेप्ट तो हम समझ चुके हैं, 4n+2 रूल क्या होता है। मैं आपको 4n रूल भी बता देती हूँ एंटी एरोमेटिक का, दो क्या होता है लोग। 4n rule means when I place the value of n, when I put the value of n, I am getting 4 electron, 8 electron, n equals to 2, 8 electron, n equals to 3, 12 electron, n equals to 4, 16 electron, and so on. So any system, any compound, any molecule, cyclic and planar, which follow 4n rule, they are anti-aromatic in the nature. ठीक है? The compounds planar and cyclic which follow 4n rule, they are anti-aromatic in the nature. कैसे पता लगाएंगे कि सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? n की वैल्यू पुट करो और पता लगाओ। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूंगी तो 4 आएगा, दैट मीन्स फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मैंने n की वैल्यू अगर 1 रखी तो 4 आया, फॉलो नहीं कर रहा। 2 रखी तो 8 आया, फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन 4n+2 फॉलो कर रहा है, n बराबर 1 इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने एरोमेटिक लिखा है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एसिडिटी बताओ सबसे ज्यादा किसकी है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल है एनायन है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो दैट मीन्स बी। बी इज हाईली एसिडिक, मोस्ट एसिडिक अमंग ए एंड सी। तो यहाँ देखो सी और ए में बी हो गया, अब बचा सी और ए, ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक। अब एक और प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो, एंटी एरोमेटिसिटी एज वेल एज एरोमेटिसिटी इंक्रीजेस इन द स्मॉल रिंग। When the size of ring increases, the delocalization of pi electron decreases. That means the character of anti-aromaticity as well as aromaticity decreases. जो रिंग सबसे छोटी है उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा है, क्योंकि वो प्लेनर है, उसमें डीलॉकलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, ठीक है। और हमारी जब रिंग बड़ी हो जाती है तो थोड़ी नॉन प्लेनर टाइप हो जाती है और उसके अंदर डीलॉकलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं होता, रेजोनेंस नहीं होता, उस वजह से उसके एरोमेटिक एज वेल एज एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हाईली एंटी एरोमेटिक कौन है? जो स्मॉल है। तो आंसर क्या होगा? लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। तो एसिडिटी का ऑर्डर हो गया बी सी ए, बी सी ए एसिडिटी ऑर्डर है। तो पी के का ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स, ए सी बी। कहीं दिख रहा है ए सी बी? ये रहा। तो आंसर है, आंसर इक्वल्स टू 2। ओके, आंसर है 2। अच्छे से लिख देती हूँ इसको। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2। बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हमसे पूछ रहा है।
कौन सा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे जल्दी डीकार्बोक्सिलेशन देगा? कौन देगा? तो देखो, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? CO2 का बाहर निकलना। इसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है -CO2। आप सिस्टम में से CO2 बाहर निकाल रहे हो, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप CO2 बाहर निकालोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूं C डबल बॉन्ड O माइनस। सबसे पहले तो कोई भी बेस प्रेजेंट है वो यहाँ पे नेगेटिव लाएगा, वो नेगेटिव यहाँ से यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है। मतलब ये CO2 बाहर और यहाँ पे नेगेटिव, ये CO2 बाहर यहाँ पे नेगेटिव, ये CO2 बाहर और यहाँ पे नेगेटिव। अब जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है एनायन है, वो जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल है वो डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा जल्दी देगा, वो सबसे जल्दी देगा। यही तो पूछा है, ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, कौन इजीली डीकार्बोक्सिलेशन दे रहा है। तो चलो देखते हैं, हमें सिर्फ स्टेबिलिटी पता करनी है एनायन की। विच एनायन हियर इज मोस्ट स्टेबल? तो हमें पता है कि एनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? व्हेनेवर एनी एनायन इज देयर, तो एनायन स्टेबिलिटी is proportional to electron withdrawing group, proportional to electron negativity, proportional to -R minus I minus H। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो यहाँ नेगेटिव कार्बन और कार्बन के टच में है, ये वाला नेगेटिव नाइट्रोजन और कार्बन के टच में है, ये वाला नेगेटिव कार्बन और कार्बन के टच में है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये -I दिखाएगा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारा B सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो B सबसे ज्यादा स्टेबल है, B के बाद सिर्फ एक रिंग है, एक रिंग से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे दो रिंग से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो रिंग से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और नाइट्रोजन भी लोन पेयर रेजोनेंस में चल रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है BAC। तो आंसर है फर्स्ट, आंसर है फर्स्ट। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन सबसे पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और आंसर आ गया हमारा फर्स्ट। क्लियर? क्लियर है आपको? कंसेप्ट क्लियर हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन कभी भी पूछे सिर्फ एनायन स्टेबिलिटी चेक करनी है। ओके लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द बेंजीन। अब ये जो होमो और लिमो वाला क्वेश्चन पूछा है इसने, ये क्या है देखो, तो ये जो क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल HMO थ्योरी से आया है। किससे आया है? HMO थ्योरी, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि ये डील करती है सिर्फ 2pg ऑर्बिटल की बॉन्डिंग से। किससे डील करती है? 2pg ऑर्बिटल की बॉन्डिंग से। और ये हमें एल्काइन जो सिस्टम होता है, पॉलीइन जो सिस्टम होता है, उसमें बॉन्डिंग को एक्सप्रेस करती है। कैसे? ये जो हमें बोलता है कि, और ये फ्रॉस्ट साइकिल डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें भी वही बात है, एंटी बॉन्डिंग बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग और हायर एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग। जितने p ऑर्बिटल आप इन्वॉल्व कर रहे हो बॉन्डिंग में, उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बेंजीन की पूछ रहा है तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ये है हमारा बेंजीन। बेंजीन कंटेन्स 6 कार्बन, एवरी कार्बन हैज अ p ऑर्बिटल, 2pz, ओके। तो इसके पास 6 2pz ऑर्बिटल हैं, बाकी ने तो सिग्मा बॉन्डिंग कर ही ली है। तो ये जो 2pz ऑर्बिटल हैं, ये क्या करते हैं? ये 6 के 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में, और हमें 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। इसे हम फ्रॉस्ट साइकिल से शो करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे एक साइकिल बना लूँ? देखो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, ये इसके बीच में हो गया एनर्जी लेवल। सबसे नीचे लोएस्ट मॉलिक्यूल,
सबसे नीचे लोएस्ट एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे बीच में इक्वल एनर्जी वाले, और यहाँ पे 2 एनर्जी इक्वल एनर्जी और ये हाईएस्ट एनर्जी। तो 6 2pz ऑर्बिटल मिलके 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है लोअर एनर्जी वाले, ये हायर एनर्जी वाले। ये जो 2 ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको लोअर एनर्जी वाले, इन्हें बोलते हैं होमो। क्या बोलते हैं? होमो। और इन दोनों को बोलते हैं ल्यूमो, LUMO, लूमो। और ये है होमो, ठीक है। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो का मतलब है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच कंटेन इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए इसे होमो बोला। इनके पास हायर एनर्जी वाले हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट मतलब नीचे वाला, ये नीचे है ना दोनों, ये ऊपर वाला है, तो ल्यूमो वो होता है। अब ये हमें स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओनली लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डबली डीजनरेट, ठीक है। डबली डीजनरेट क्या है? डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। कोई 2 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स या 4 ऑर्बिटल्स, एनी कितने भी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एक जैसी है, सेम एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं डीजनरेट। डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। क्लियर? आपको यहाँ पे बताना है कौन डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या लोवेस्ट एनर्जी वाला डबली डीजनरेट है? ये तो सिंगल एक ही ऑर्बिटल है, तो आंसर पहला वाला गलत हो गया। ओनली ल्यूमो इज डबली डीजनरेट। ये जो ल्यूमो है ये 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के प्रेजेंट हैं। डबली डीजनरेट का मतलब है 2 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 2 डीजनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। हाँ ये सही है, लेकिन ओनली दिया है तो गलत हो गया। ओनली होमो तो ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों दिख रहे हैं हमको। आंसर है 4। बोथ होमो एंड ल्यूमो बोथ आर डबली डीजनरेट। दोनों देखो यहाँ पे होमो और ल्यूमो, ये जो आपको होमो और ल्यूमो दिख रहे हैं ये दोनों क्या है? ये होमो और ल्यूमो ये दोनों क्या है? डबली डीजनरेट। 2 डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो आंसर हो गया 4। आंसर है 4th, ठीक है। तो ये था हमारा एटॉमो थ्योरी से क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग हेटेरोसाइकल्स। बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? देखो यहाँ पे जो आपको ये दिख रही हैं एमीन्स दिख रही हैं, ये साइक्लिक हेटेरोसाइकल्स हैं, ये पायरोल है। अब इनके अंदर आपको जब बेसिसिटी देखनी है तो क्या करोगे? बेसिसिटी वाला काम कराते हैं। बेसिसिटी मतलब H+ को ऐड करना। तो मतलब यहाँ पे H+ आएगा। कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है जो H+ लेगा? देख तो चलो, अब इसको देखने का एक ही लॉजिक होता है, आप चेक करो लोन पेयर कहाँ सबसे ज्यादा अवेलेबल है। लोन पेयर कहाँ सबसे ज्यादा अवेलेबल है फॉर द अपकमिंग प्रोटोन। तो जो प्रोटोन जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, लोकलाइज्ड है, इजीली मिल जाएंगे, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। इसके यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो इसके इधर भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, इधर भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये तो हो गया लीस्ट बेसिक। देखो ए सबसे कम बेसिक है, ये रहा। एक ही ऑप्शन से आपका आंसर हो गया, आपको आगे जाना ही नहीं है। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में टाइम बचता है हमारा, राइट। जब मैंने देखा एक में ही ए है जो कि सबसे कम बेसिक है, तो मेरा आंसर हो गया 3। हम आगे भी समझते हैं। ये देखो 2 नाइट्रोजन है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा बेसिक होगा। अब ये वाले लोन पेयर इधर, तो ये इसमें चले गए, और ये वाले लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, कहीं भी नहीं जा रहे, लोकलाइज्ड है। बट इसके पास नाइट्रोजन है और इसके पास कार्बन है। इसके ऊपर इस नाइट्रोजन का -I लग रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है।
और इसके ऊपर कोई कार्बन कार्बन है, दैट मीन्स इसकी ज़्यादा बेसिसिटी है, ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, इसलिए हमारा आंसर है ए, हमारा आंसर है CBA। CBA ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा आज का सेशन, और आपको, तो ये रहा हमारा आज का GOC का सेशन, और आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं नेट एग्जाम में। तो नेट एग्जाम के अंदर हम उसका रिवीजन करेंगे, हम कंसेप्ट को सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।